हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग परमाणु नाभिक की खोज तथा रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत यानी उनकी खोज के बारे में अध्ययन करेंगे। जो सन 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड ने इसका प्रतिपादन किया था। इसके पहले सन 1911 ईस्वी में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, यानी रदरफोर्ड का पूरा नाम क्या था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं इसको, रदरफोर्ड का पूरा नाम अर्नेस्ट रदरफोर्ड था। ठीक है, तो उन्होंने कुछ वैज्ञानिक जैसे गीगर तथा मार्सडेन के साथ मिलकर एक प्रयोग किया, जिसको गीगर और मार्सडेन का प्रयोग भी कहा जाता है। उन्होंने क्या किया था? तो यूरेनियम से युक्त अल्फा कणों को लिया, यानी यूरेनियम धातु ली जिसमें से अल्फा कण निकल रहे थे। यूरेनियम धातु से बने अल्फा कण को लिया और लेड ब्लैक अर्थात ब्लैक कलर की लेड को लिया, ब्लैक परत लिया लेड की, तथा उसे एक स्वर्ण धातु की पतली पन्नी जिसमें जिंक का एक प्लेट लगा हुआ था, जो किरणों को क्या कर रही थी? अवशोषित कर सीधी रेखा में उसको भेज रही थी। ठीक है, जिंक धातु का एक पर्दा लगा दिया जिससे टकराने के उपरांत वह कण सीधी रेखा में चलती हुई प्रतीत होती थी। कुछ समय पश्चात रदरफोर्ड ने अल्फा कणों को स्वर्ण धातु की पतली पन्नी पर बमबारी कराया, तो उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा कण यानी बहुत अधिकतम अल्फा कण जो थी वह सीधी रेखा में चली जा रही थी। यानी जब उन्होंने अल्फा कणों को लेकर, यह अल्फा कण क्या थी? तो 2He4 यानी हीलियम के परमाणु द्रव्यमान के बराबर ये कण थी, इनका द्रव्यमान था। तो इनको लेकर यानी अल्फा कणों के लेकर जब उन्होंने, किन्होंने, रदरफोर्ड ने स्वर्ण धातु की पतली पन्नी पर बमबारी कराया, तो यह पाया या देखा कि बहुत अधिकतम अल्फा कण या किरणें क्या हो रही थी? सीधी रेखा में चली जा रही थी, तथा कुछ अल्फा कण ऐसी भी थी जो 90 अंश के कोण पर 90 अंश या उससे अधिक कोण पर विक्षेपित हो रही थी। अर्थात कह सकते हैं कि कुछ अल्फा कण ऐसी भी थी कि जो अपने मूल पथ से विक्षेपित हो जा रही थी, अर्थात इनको जाना चाहिए था कहां? सीधी, किंतु यह यहां न जाकर के
विक्षेपित हो जाती है, यानी अलग चली जाती हैं। समझ में आया बात? तत्पश्चात लगभग 20,000 में से एक अल्फा कण ऐसे भी थे कि जो जिस मार्ग से जा रहे थे, जिस मार्ग से अल्फा कण जा रहे थे, पुनः उसी मार्ग में लौट के आ जा रहे थे। तो इस प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड साहब ने यह बताया या निष्कर्ष निकाला कि हो ना हो यह अल्फा कण किसी प्रतिकर्षी वस्तु से टकरा गई हो, जिसके कारण यह अल्फा कण सीधी न जाकर के जिस मार्ग से जा रही है, पुनः उसी मार्ग से क्या हो रही है, वापस चली आ रही है। इस आधार पे रदरफोर्ड साहब ने बताया कि हो ना हो कि कोई धनावेशित भाग यानी अतिसूक्ष्म धनावेशित भाग है नाभिक में, जो क्या कर रही है, यानी प्रतिकर्षी पदार्थ है, कोई वस्तु है जो प्रतिकर्षी है, यानी इसको जाने नहीं दे रही है, पुनः वापस चली आ रही है, जिनके कारण। तो इस मत पे यानी इस प्रयोग के आधार पे उन्होंने निम्न निष्कर्ष दिए। रदरफोर्ड साहब ने इस आधार पे उन्होंने निम्न निष्कर्ष दिया। पहला जो निष्कर्ष था, पहला निष्कर्ष उन्होंने बताया कि परमाणु में भिन्न दो प्रकार के भाग होते हैं। तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि इस परमाणु में भिन्न दो प्रकार के भाग होते हैं, जो पहला बता दिया पॉइंट, और इसमें ए पॉइंट करके बताया। तो दो भाग कौन कौन से थे? तो उन्होंने बताया कि नाभिक का अतिसूक्ष्म भाग यानी अतिसूक्ष्म यानी परमाणु के नाभिक में, परमाणु में अतिसूक्ष्म धनावेशित भाग, जो यहां पे दिख रहा है आपको, परमाणु में अतिसूक्ष्म धनावेशित भाग होता है, जो कहां पे होता है, नाभिक के केंद्र में, परमाणु के नाभिक के केंद्र में पाया जाता है या स्थित होता है। तो पहला पॉइंट बताया कि अतिसूक्ष्म धनावेशित भाग जो परमाणु के केंद्र में स्थित होता है। तत्पश्चात उन्होंने बी पॉइंट दिया, यानी दूसरी जो भाग बताई, उन्होंने कहा कि परमाणु नाभिक के बाहर का वह विशाल क्षेत्र, या परमाणु था और परमाणु नाभिक के बाहर का वह विशाल क्षेत्र यानी बड़ा क्षेत्र, जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, अर्थात चक्कर लगाते रहते हैं, वह रिक्त है। उन्होंने क्या बताया, यानी परमाणु नाभिक के बाहर का वह विशाल क्षेत्र जो क्या है, रिक्त है, जिनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं या फिर घूमते रहते हैं। तो दूसरा पॉइंट, परमाणु नाभिक के बाहर का वह विशाल क्षेत्र, जिनमें इलेक्ट्रॉन
घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं अर्थात चक्कर लगाते रहते हैं, अर्थात चक्कर लगाते रहते हैं। जो स्थान रिक्त है, जो स्थान रिक्त है अर्थात खोखला है, अर्थात खोखला है। ठीक है, उन्होंने बताया कि परमाणु नाभिक के बाहर का वह, नाभिक के बाहर का वह विशाल क्षेत्र जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं अर्थात चक्कर लगाते रहते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन पाई जाती हैं, जो क्या है, रिक्त है अर्थात खाली है। अगला पॉइंट उन्होंने बताया दूसरा कि परमाणु के केंद्र में धनावेशित भाग है, यानी परमाणु के केंद्र में धनावेशित भाग है जो अति सूक्ष्म स्थान घेरे हुए है। परमाणु के केंद्र में धनावेशित भाग है जो अति सूक्ष्म स्थान को घेरे हुए है, जो बहुत ही सघन एवं दृढ़ है, क्योंकि परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान इनमें क्या होता है, उपस्थित होता है। तो लिख सकते हैं दूसरा पॉइंट, परमाणु के केंद्र में, परमाणु के केंद्र में धनावेशित भाग है, धनावेशित भाग घेरे हुए है, जो घेरे हुए है, जो नाभिक, जो लिखते हैं बहुत ही सघन एवं दृढ़ है, एवं सघन एवं दृढ़, दृढ़ का मतलब होता है मजबूत है, दृढ़ होते हैं, दृढ़ होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें परमाणु के, उनमें परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान, लगभग समस्त द्रव्यमान उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। ठीक है, उपस्थित होता है, जो आयतन में क्या होते हैं, नाभिक के केंद्रित होते हैं। अगला बताया गया कि परमाणु नाभिक की त्रिज्या, यानी परमाणु का लगभग समस्त प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में ही क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। यानी परमाणु का लगभग समस्त लगभग सभी
प्रोटॉन, यहां पे सिंबल हम सिर्फ लिख रहे हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में ही क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। नाभिक में उपस्थित होते हैं। उपस्थित होते हैं, जिसकी त्रिज्या लगभग, यानी नाभिक की त्रिज्या लगभग, नाभिक की त्रिज्या लगभग 10 to the power minus 10 to the power minus 10 to 10 to the power minus 12 होता है, 12 cm होता है, तथा परमाणु की त्रिज्या लगभग 10 to the power minus 8 to 10 होगा, 10 to the power 8 to 10, एक मिनट रुक जाइए, सही है, 10 to the power minus 12, यानी 10 to 12 होती है, जबकि परमाणु की त्रिज्या 10 to the power minus 8 to 10 to the power minus 10 cm, यानी सेंटीमीटर होती है। ठीक है, अगला बताया गया, इसके आगे और भी बहुत सारे हैं, बट मैं अभी आपको इतना ही बता रहा हूं। ठीक है, तो ये क्या थी, रदरफोर्ड की नाभिकीय सिद्धांत कैसे खोज हुई। तो सर्वप्रथम उन्होंने अल्फा सन 1911 ईस्वी में, रदरफोर्ड का पूरा नाम अर्नेस्ट रदरफोर्ड था, जो उन्होंने 1911 ईस्वी में इस मॉडल को प्रस्तुत किया। क्या किया था, तो उन्होंने स्वर्ण धातु की पतली पन्नी पर अल्फा कीड़ों का बमबारी कराया, यानी डाला, तो देखा कि बहुत सी अल्फा कण सीधी रेखा में चली जा रही हैं, तथा कुछ अल्फा कण ऐसी थी कि जो अपने मूल पथ से विक्षेपित हो जा रही हैं। जो यहाँ पे मैं कट करके दिखाया, गलत का निशान दिखा के, यहाँ पे सही किया। ठीक है, तो कुछ अल्फा कण ऐसी थी जो अपने मूल पथ से क्या हो जा रही थी, विक्षेपित हो जा रही थी, यानी विचलित हो जा रही थी 90 अंश या उससे अधिक के कोण पर। ठीक है, तथा लगभग 20,000 में से एक, यहां पे लिख सकते हैं लगभग 20,000 में से एक
अल्फा कण, इसके बीच में हमें हम दिखा रहे हैं 20,000 में से एक अल्फा कण ऐसे भी थे कि जो जा रहे थे जिस मार्ग से, उसी मार्ग से पुनः वापस चले आ रहे थे। तो इस सिद्धांत के आधार पर, इस परमाणु मॉडल के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्न निष्कर्ष बताया। उन्होंने बताया कि हो ना हो कि इस परमाणु नाभिक में कोई ऐसी प्रतिकर्षी वस्तु है जिसके कारण वह कण क्या है, यानी अल्फा कण एक पार से दूसरे पार नहीं जा पा रहे, अर्थात जिस मार्ग से जा रहा है उसी मार्ग से पुनः वापस चले आ रहा है। तो इस संबंध के आधार पे, यानी इस प्रयोग के आधार पे उन्होंने निम्न निष्कर्ष दिए। तो पहला क्या बताया उन्होंने कि परमाणु में भिन्न प्रकार के दो भाग होते हैं। परमाणु में भिन्न प्रकार के दो भाग होते हैं। पहला अति सूक्ष्म धनावेशित भाग, जो यहां पे दिखाया गया आपको, अति सूक्ष्म धनावेशित भाग जो परमाणु के केंद्र में स्थित होता है। दूसरा बताया कि परमाणु के नाभिक के बाहर का वह विशाल क्षेत्र, परमाणु नाभिक के बाहर का वह विशाल क्षेत्र जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, अर्थात चक्कर लगाते रहते हैं, वह भाग क्या है, रिक्त है। तत्पश्चात उन्होंने बताया कि परमाणु के केंद्र में धनावेशित भाग है, केंद्र में धनावेशित भाग घेरे हुए है, जिसमें जो क्या है, लगभग बहुत ही सघन और दृढ़ है, मजबूत है। क्यों? क्योंकि उनमें परमाणु के लगभग समस्त द्रव्यमान उपस्थित होते हैं। तत्पश्चात उन्होंने बताया कि परमाणु का लगभग सभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित होते हैं। नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से कम होती है, अर्थात नाभिक की त्रिज्या 10 to the power -10 to 10 to the power -12 cm सेंटीमीटर होती है, जबकि परमाणु की त्रिज्या 10 to the power 8 to 10 to the power 10 cm होती है, -10 cm होती है। तो इसकी त्रिज्या कभी भी बड़ी होगी, है ना, इसकी त्रिज्या क्या होगी, कभी भी बड़ी होगी, और इसकी त्रिज्या क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है, तो ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और नाभिकीय सिद्धांत था। अगले टॉपिक में इनके परमाणु मॉडल्स का अध्ययन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।